हेलो बच्चों। तो आज मैं आया हूँ आपके बीच 9th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही पदार्थ। केमिस्ट्री चैप्टर पदार्थ से ही शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं हमें पदार्थ के बारे में पहले जानना होगा, फिर जाकर के हम केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर में हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ किस तरह के कणों से बने होते हैं, पदार्थ के कणों के क्या लक्षण होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ों को जानना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो पदार्थ का मतलब हो गया जिसमें द्रव्यमान हो, आकार हो, आयतन हो, स्थान घेरती हो तथा जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। अब जितने भी पदार्थ, जैसे ये मार्कर हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे, कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान होगा, बिल्कुल। इसके आकार एक है कि ये एक बेलनाकार है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं वैसा है। इसका एक कुछ न कुछ आकृति है, कुछ न कुछ ये स्थान ग्रहण कर रहा है और उसके बाद ये स्थान घेर रही है और साथ ही साथ इसको छूने पर हम अनुभव भी कर रहे हैं। तो ये पदार्थ हो गया। यानी इस तरह की गुणों को जो भी प्रकट कर रहा है, जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो इन सारे गुणों को दिखाती है, तो वो पदार्थ ही कहलाती है। या फिर शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि जिस भी चीजों को हम देख पाते हैं या वैसे कारक जिसे हम देख पाते हैं या जिसे हम अनुभव कर पाते हैं छू करके, वो सभी के सभी पदार्थ। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे आसपास ऐसी चीजें या वस्तुएं हैं जिसे हम पदार्थ कहेंगे। तो कुर्सी, कागज, जल, वायु, सोना, चांदी, पत्थर, ऑक्सीजन इत्यादि। ये मोटा मोटी आपके एग्जाम्पल हो गए जो पदार्थ है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि जब पदार्थ होंगे तो ऑटोमेटिक है कुछ चीजें जो पदार्थ नहीं होंगी। पदार्थ होंगे तो पदार्थ कुछ चीजें नहीं होगी। अब कौन पदार्थ नहीं होते वो हम बात कर लेते हैं। वैसे कारक जिसमें द्रव्यमान नहीं हो और स्थान भी ना घेरती हो। जो भी कारक है जिसमें द्रव्यमान ना हो और ना ही स्थान घेरती है, वो अपदार्थ कहलाती है। अब जैसे बात हम करेंगे प्रेम। अब प्रेम का कोई वजन होता है, कोई द्रव्यमान होता है नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, अनुभव करते हैं, महसूस होता है कि हाँ इससे बहुत प्रेम किया जा रहा है, इससे कम किया जा रहा है, या इससे घृणा किया जा रहा है, इससे नफरत किया जा रहा है। इस तरह की चीज को आप केवल महसूस कर सकते हैं, वर्चुअली वो भी वर्चुअली आप महसूस करते हैं, काल्पनिक तौर पर महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको आप माप नहीं सकते हैं। अगर प्रेम को आप मापना चाहें तो किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, केजी में, किस चीज में आप मापेंगे? तो ये संभव नहीं। या फिर विचार को ही लीजिए या प्यार को ही लीजिए, लालच को ही लीजिए, तो क्या आप इसको माप सकते हैं? मेजरमेंट इसका संभव है? नहीं है। केवल स्थान घेरती है विचार या प्यार, पता नहीं। ये तो संभव है, बताना ही संभव नहीं, क्योंकि ये स्थान अगर ये सब और घेर लेगी तो फिर हमारे जो एनवायरमेंट में जो जगह है वो हमारे लिए कम पड़ जाएगी। नहीं, क्योंकि ये भी जगह चेक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब फिजिकली या भौतिक रूप से कोई जगह हमारे आसपास नहीं घेरता है। तो ये सभी चीजें हो गए अपदार्थ। तो पदार्थ और अपदार्थ में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें आकार हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो तथा जिसे अनुभव करते हैं वो पदार्थ कहलाता है। इसके अपोजिट जिसमें द्रव्यमान न हो और स्थान नहीं घेरती है वो आप हो जाएंगे अपदार्थ। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ, आप लोग दोबारा वीडियो में बैक जाकर इस चीज को देख सकते हैं। अब क्या है ना कि वस्तु को अब हम परिभाषित करेंगे कि वस्तु क्या है। तो वस्तु का मतलब हो गया कि जो भी पदार्थ हैं वो किसी चीजों की बनी होती है। पदार्थ जो होते हैं तो अब हम बात करेंगे वस्तु पर। तो अब हम बात करेंगे वस्तु पर। अब जितनी भी चीजें होती है वो किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। जितनी भी चीजें होती है वो सब किसी न किसी
पदार्थ से मिलकर बनी होती है तो उन चीजों को हम वस्तु कहते हैं। जैसे ये मार्कर आप सामने देख रहे हैं, ये किसी न किसी पदार्थ का बना हुआ है, ये पदार्थ है। ऐसा हम कहते हैं कि मार्कर पदार्थ, लेकिन है तो ये मार्कर ये किसी न किसी चीज का बना हुआ होगा। जिस भी चीज का बना हुआ है वो चीज पदार्थ कहलाता है, और ये जो मार्कर है ये वस्तु कहलाएगा। तो मार्कर और वस्तु और तो वस्तु और पदार्थ में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। क्योंकि पदार्थ जो होते हैं तो अब हम बात करेंगे वस्तु पर। जितनी भी चीजें होती है वो पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तो पदार्थ से मिलकर बनी चीजों को ही क्या कहा जाता है? वस्तु। जैसे ये मार्कर है, ये तो मार्कर है, लेकिन ये किसी न किसी चीज का बना हुआ है। वो किस चीज का बना हुआ है? ये पदार्थ का बना हुआ है। तो पदार्थ से बनी चीजों को ही वस्तु कहा जाता है। जैसे मार्कर, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, पीने वाला पानी या और भी खेलने की जो भी वस्तु, ये सभी के सभी वस्तुएं हैं, और ये सभी के सभी पदार्थ से भी बने हुए होते हैं। तो वस्तु और पदार्थ के एग्जाम्पल दोनों के अलग अलग होंगे, ऐसी बात है नहीं है, सबके दोनों के एग्जाम्पल सेम ही होंगे। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि बहुत पुराने समय में भारतीय वैज्ञानिक और यूनानी वैज्ञानिकों ने पदार्थ को परिभाषित किया था। उन्होंने उन दार्शनिकों ने पदार्थ को कहा था कि ये मूल रूप से पंच तत्व का बना है। पांच तत्व से मिलकर के बना हुआ है। तो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ वो पंच तत्व कौन कौन से हैं उनका उन्होंने डिस्कशन भी किया है। कौन कौन सा किया है? वायु, सब लोग समझ रहे हैं। पृथ्वी मतलब कि भूमि, मिट्टी, एक तरह से आप समझ सकते हैं मिट्टी का। अग्नि, आग, जल यानी कि पानी, और आकाश, आसमान। तो जितने भी पदार्थ होते हैं वो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पांचों से मिलकर के बने होते हैं। ऐसा पुराने दार्शनिकों का मानना था। और कितनी सच्चाई है इसमें अब तो ये कहना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा वो लोग कहते थे। अब जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी के मुख्य रूप से दो गुण होते हैं। एक आपका हो जाएगा बाह्य गुण, दूसरा आपका हो जाएगा आंतरिक गुण। तो पदार्थ के मुख्य रूप से दो गुण होते हैं, बाह्य गुण होते हैं और आंतरिक गुण होते हैं। तो बाह्य गुण को हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण। स्वाभाविक से मार्कर है, मार्कर जो है ये बहुत ही प्लेन है, तो इसका प्लेन होना यानी कि इसका समतल होना ये इसका बाह्य गुण है। इसका उजला होना ये इसका बाह्य गुण है। तो आकार, आकृति, रंग, स्वरूप, ये सभी के सभी बाह्य गुण होते हैं, जिसको आप छू करके समझ सकते हैं। पदार्थ के वैसे गुण जिसको आप छू करके समझ सकते हैं वो उसके भौतिक गुण होते हैं, और आंतरिक गुण में आप उसको छू करके महसूस नहीं कर सकते हैं। तो दो गुण होते हैं, बाह्य गुण, आंतरिक गुण। बाह्य गुण को भौतिक गुण कहा जाता है और आंतरिक गुण को रासायनिक गुण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए नमक और चीनी। एग्जाम्पल तौर पर लीजिए आप नमक और चीनी। अब नमक और चीनी दोनों की आकृति अलग अलग होती है। दोनों को आप छुएंगे तो हो सकता है छूने में आप मिस भी कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। आपको चीनी भी नमक जैसा लगेगा और नमक भी आपको नमक जैसा लगेगा। लेकिन जैसे आप स्वाद के तौर पर टेस्ट करेंगे तो नमक आपको नमकीन लगेगा और चीनी आपको मीठा लगेगा। तो जैसे नमक नमकीन लगा, चीनी मीठा लगा, तो आप डिफरेंस क्लियर बता सकते हैं कि कौन सा नमक है और कौन सा चीनी है। तो यहाँ पर जो नमक और चीनी के बीच हमने जो डिफरेंस एक अंतर पैदा किया वो उसके स्वाद के कारण था, और स्वाद उसका बाह्य गुण नहीं होता है, स्वाद उसका क्या होता है? आंतरिक गुण होता है। तो स्वाद को हम रासायनिक गुण के अंतर्गत रखते हैं, और आकार, स्वरूप, आकृति ये सब आपका बाह्य गुण हो जाता है। तो पदार्थ में मुख्य रूप से दो तरह के गुण होते हैं, इन्हीं चीज का डिस्कशन किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो वैसे पदार्थ के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपको 9th में पदार्थ के 5 प्रकार के बारे में डिस्कशन किया गया है। वो पांचों प्रकार के बारे में अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं को लेकर के। तो पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। यही हम अपने आसपास देखते भी हैं।
लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें जो आपके सिलेबस में जिसका डिस्कशन किया है वो टोटली 5 होते हैं। ठोस, द्रव, गैस, चौथा अवस्था आपका हो जाता है प्लाज्मा, और पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो दो आप नाम देख रहे हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये लास्ट चैप्टर के लास्ट में ये आपको बॉक्स में मिलेगा, यानी कि इसको थोड़ा सा साइड से इसके बारे में दिया गया है, यानी कि ये बताया गया कि आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आपका चौथा और पांचवें पदार्थ की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से आपको जानना है ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है ठोस। ठोस में क्या होता है कि आपके आकार, आयतन निश्चित होते हैं, दोनों के दोनों। तो ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे कि ये मार्कर की बात करते हैं या फिर ये चाबी की बात करते हैं, आप दो हमारे सामने देख रहे हैं, तो इसका जो आयतन है वो फिक्स है और आकार भी देखिए कि इतना, ये आपको ये बेलनाकार दिखेगा इतना लंबा। अब इसको हम रख रहे हैं सड़क पर, तब भी इसका आकार यही रहेगा और आयतन भी ये इसका इतना ही रहेगा। अगर इसको हम ग्लास में डाल दें, ग्लास में डालने पर क्या इसके आयतन इसके बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। क्या इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा? ये ग्लास जैसा बन जाएगा? नहीं। तो इस मार्कर को हम कहीं भी डाल दें, किसी भी जगह रख दें, तो ये मार्कर का जो आकार है, जो आयतन है, जिस शेप में ये बना हुआ है, ये उसी शेप में रहेंगे। इसके आकृति आकार में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका आकार आकृति निश्चित है। या फिर ये हम कह सकते हैं चूंकि इसका आकार आकृति हर जगह सेम ही रहता है, चाहे किसी बर्तन में रख दें, आप इसको हवा में रखिए, आप इसको मिट्टी पर रख दीजिए, इसको आप बेंच पर रख दीजिए, हर परिस्थिति में इसका आकार ऐसा ही होता है और आयतन भी इतना ही होता है। तो हम बोलेंगे कि इसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगला हम द्रव की बात करेंगे। द्रव की बात करेंगे तो आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। अब जरा आप बात करेंगे पानी की। अब एक गिलास हम पानी लेते हैं, एक गिलास हम पानी लेते हैं, तो अब पानी में आप देखेंगे कि उसका आयतन एक गिलास के बराबर है, लेकिन अगर आकार की बात करें तो उसका आकार गिलास में होने पर गिलास जैसा होता है। लेकिन उसी पानी को अगर हम डाल देते हैं जग में, तो जग में डालते हैं तो क्या वो जग भर जाता है? नहीं, वो जग नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि वो उस जग का आयतन ज्यादा है और गिलास का आयतन छोटा है, तो पानी गिलास के आयतन के बराबर ही रहेगा, तो वो जग में आधा या उससे कम आएगा। और आकृति की अगर हम बात करें तो वो पहले गिलास में गिलास के आकृति का था, लेकिन जब वो जग में चला जाएगा तो फिर उसका आकृति जग के आकार का हो जाएगा। अगर जमीन पे डाल देते हैं उस पानी को तो उसकी आकृति जमीन की जैसी हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी। अगर उसको हम बाल्टी में डाल देते हैं उसी एक गिलास पानी को, तो वो बाल्टी के का शेप ले लेता है। लेकिन वहां पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस बर्तन में डालेंगे या जिस कंटेनर में उसको हम डालेंगे उसी का आकार वो ग्रहण करेगी, लेकिन उस चीज को भर देगी ऐसा नहीं होगा। अगर एक बाल्टी में एक गिलास पानी अगर डाला गया है तो तब भी वो एक गिलास पानी ही कहलाएगा। उसको अगर एक गिलास पानी को हम जग में डाल देते हैं तब भी वो पानी एक गिलास के बराबर ही होगा। यानी कि आप किसी भी बर्तन में डाल दो, कहीं डाल दो पानी को, अगर आपने एक गिलास डाला है तो वो एक गिलास ही रहेगा। इसका मतलब उसका आयतन क्या हो गया? निश्चित हो गया आयतन। लेकिन जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का आकार पकड़ लेगा ये, इसका मतलब आयतन क्या, आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। इसके आकार आयतन दोनों निश्चित, इसमें आकार अनिश्चित, क्योंकि जिसमें डालो वैसा बन जाएगा। इसके आयतन निश्चित इसलिए कि किसी में डाल दो, जितना डालोगे उतना ही रहेगा, उससे वो ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे तीसरा गैस का।
तो गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। जरा हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि एक सिलेंडर ले लेते हैं, और एक बड़ा सिलेंडर लेते हैं। अब ये 5 kg का है, सपोज ये आपका 15 kg का है। अब इस 5 kg का जो सिलेंडर है इसमें गैस 5 kg है, लेकिन इसी गैस को हम डाल देते हैं इस बड़े वाले कंटेनर में। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये 5 kg नीचे ही रह जाएगा? ये 5 kg, क्योंकि ये 15 kg का लंबा सिलेंडर है, आप 5 kg डाल रहे हैं। अगर सपोज मानिए कि 5 kg सिलेंडर में अगर पानी हो 5 kg भरा हुआ पूरा, इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी नीचे आएगा, ऑफकोर्स आएगा, एकदम आएगा। तो ये पानी जो है 5 kg अगर डालते हैं 15 kg वाले तो नीचे जमा हो जाएगा। अब इमेजिन करिए अगर गैस अगर पूरा 5 kg भरा हुआ है तो क्या इसमें डालेंगे तो क्या नीचे जमा होगा? नहीं जमा होगा, वो पूरा भर देगा इसको। अगर 20 kg वाले में डालते हैं तब भी क्या करेगा? उस सिचुएशन में भी पूरे सिलेंडर को 5 kg वाला भर देगा। यानी कि जिसमें डालो उसको भर देगा। यानी कि आयतन का गारंटी नहीं है, आयतन जिस जैसा बर्तन लेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि इसका आयतन क्या है। अगर 20 kg का लिए तो उसका आयतन 20 kg का हो जाएगा, 25 kg का लिए तो उसका आयतन 25 kg का हो जाएगा। तो जैसा कंटेनर लेंगे, जैसा बर्तन लेंगे, उस पर इसका आयतन डिपेंड करेगा। इसका मतलब इसका आयतन निश्चित नहीं है। अब वही अगर पानी अगर हम इसमें रखते हैं तो इसका मतलब वो नीचे रह जाएगा, 20 kg रखो तो और नीचे जाएगा। तो अगर हम बर्तन बदलते हैं तो उसका जो बर्तन में जो आकार है, वो आयतन जो है वो भी कमता है। लेकिन गैस में क्या हो रहा है कि अब किसी में डालो वो उसको भर देगा। तो आयतन आपके हो गए अनिश्चित। अगर मान लीजिए कि ये 5 kg का गैस है और इसको हम अगर ये भी सर्कुलर मतलब ये बेलनाकार गोल है सपोज ऐसा करके इसमें चला गया। अब मान लीजिए ऐसा मतलब चौखूट है, तो ये गैस इसमें डालेंगे तो क्या इसका सिर्फ धारण करेगी कि नहीं करेगी? जरूर करेगी। यानी बेलन में डालेंगे तो बेलनाकार है, अगर आप रेक्टेंगुलर में डालेंगे यानी कि आप घनावाकार बर्तन में डालेंगे तो वैसा बन जाएगा। तो जिसमें डालेंगे उस टाइप का ये गैस आकृति धारण करेगा। यानी कि आकृति में भी इसका कोई निश्चित नहीं है और आयतन में भी कोई निश्चित नहीं है। जो जिसमें डालो जैसा डालो वैसा बन जाएगा। तो इसके आपके आकार और आयतन दोनों क्या हो गए? अनिश्चित हो गए। तो ये आपके आकार आयतन को लेकर के डिफरेंस में आगे हम लोग और बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में जो बातें निकल कर के आई है, सबसे पहला नंबर तो प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में राय रखी है। ठोस द्रव गैस ये तो पुराने समय से, पुराने वैज्ञानिकों के समय से चला आया है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन ये कंडेंसर, ये दोनों का कॉन्सेप्ट आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा रखा गया है। तो प्लाज्मा जो है वो क्या है? आवेशित आवेशित कर। जब कोई भी अक्रिय गैस पर आवेश आ जाता है, जब कोई भी अक्रिय गैस पर आवेश आ जाता है तो वह चमकने लगती है। कोई भी अक्रिय गैस पर जब आवेश आ जाता है तो वो चमकने लगती है। तो चमकने के बाद एक अलग तरह का पदार्थ का निर्माण होता है, थोड़ा सा अलग माना जाता है उसको। तो उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं एग्जांपल के द्वारा इसको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मरकरी, ये ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट में क्या होता है, यहाँ पर एक बल्ब होता है, एक बल्ब यहाँ पर होता है और इसके अंदर कौन से गैस भरे होते हैं? आर्गन गैस में भरे हुए हैं। अब जैसे ही इसको जब इसमें करंट पास कराया जाता है इस ट्यूबलाइट से, तो क्या होता है कि जैसे करंट आया
तो यहाँ पर बल्ब जलती है, बल्ब जलती है। जैसे ही बल्ब जली तो यहाँ पर एक हीट प्रोड्यूस होता है, एक मतलब उष्मा निकलती है। उष्मा से क्या होता है, जो भी इसके अंदर आर्गन के गैस है यानी कि ऑक्सीय गैस है, इसमें ऑक्सीय गैस ऑक्सीय गैस है इसमें। तो जैसे इसमें गर्मी पड़ा, हीट पड़ा, तो हीट का वजह से क्या हो गया कि जितने भी आर्गन के कण है उस पर आवेश आ गया। जैसे ही आवेश आया तो ये आर्गन के कण चमकना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा नहीं होता कि मरकरी की ट्यूबलाइट में यहाँ से लाइट निकलती है, यहाँ से निकलती है। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि पूरा मरकरी एक जैसा जल रहा है। एक्चुअली वो मरकरी का बल्ब का से हमें रोशनी प्राप्त नहीं होती है। ट्यूबलाइट जब जलती है तो हमें रोशनी प्राप्त होती है इसके अंदर जो डाला हुआ अक्रिय गैस है, आर्गन गैस है, उसको चमकने से। वो क्यों चमका? क्योंकि उस पर आवेश आ गया। जब उस पर आवेश आ गया तो वो बना दिया प्लाज्मा। क्या बन गया? वो प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो वो चमकीला पदार्थ होता है, चमकीला, चमकने वाले सारे पदार्थ आर्गन कहलाते हैं। चमकने वाले सारे पदार्थ प्लाज्मा कहलाते हैं। और सूर्य और तारे ये दो मुख्य रूप से प्लाज्मा के उदाहरण हैं। तो प्लाज्मा के मुख्य रूप से उदाहरण सूर्य और तारे होंगे। और आप बना भी सकते हैं प्लाज्मा कैसे? तो यहाँ पर एक ट्यूबलाइट में बन रहा है। इसके अलावा बल्ब जो आप देखते हैं, ये भी प्लाज्मा है। इसके अंदर डाला हुआ होता है हीलियम गैस, हीलियम। और जैसे इसमें करंट पास करता है, यहां से हीट प्रोड्यूस होता है। हीलियम गैस जो होते हैं उस पर एक आवेश बनता है। जैसे उस पर आवेश बना तो हीलियम गैस चमकना शुरू कर दिया, तो हमें दिखता है कि मतलब बल्ब जल गया। यानी कि हीलियम गैस के चमकने के कारण बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर किसी कारण बस बल्ब अगर फूट जाए और इसमें जो भी हीलियम गैस डाला वो अगर बाहर आ जाए तो फिर वो बल्ब नहीं चलेंगे। क्या चलेगा? केवल इसका टंगस्टन का जो वायर है वो केवल लाल लाल हल्का सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन बल्ब जलता हुआ महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे फिर से आप इसमें इसमें हीलियम गैस को आप रख देते हैं और हीलियम गैस जब इसमें भरा जाएगा तो पुनः जैसे बल्ब ये लाल वाली पोर्शन जैसे ही जलेगी तो इसमें हीलियम गैस जो है उस पर फिर से आवेश आ जाएगा। और जैसे ही आवेश आया बस वो प्लाज्मा बनेगा। और प्लाज्मा का गुणधर्म होता है चमकना, तो चमकना प्रारंभ कर देगा। तो जो भी बल्ब या मरकरी यानी कि ट्यूबलाइट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्लाज्मा से आए हैं। और जितने भी चमकने वाले पदार्थ होते हैं वो सभी प्लाज्मा के उदाहरण होते हैं। तो इसे आप रखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था के अंतर्गत। यानी कि प्लाज्मा एक्चुअली कोई अलग पदार्थ नहीं है, वो बनाया जाता है। यानी कि जैसे कि ठोस हमारे आसपास मौजूद होते हैं, द्रव हमारे आसपास मौजूद होते हैं, गैस भी हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन प्लाज्मा हम लोग क्रिएट करते हैं। प्लाज्मा हम लोग क्रिएट करते हैं, चाहे वो आग जला करके हो, बल्ब जला करके हो, या जिस भी तरह से हो, प्लाज्मा को क्रिएट किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो पांचवा पदार्थ की अवस्था है ये दो वैज्ञानिक के नाम से लिया गया। पहला आपका हो जाएगा बोस और दूसरा आइंस्टीन। ये एक भारत के साइंटिस्ट हैं, दूसरा अमेरिका के। तो क्या है जरा समझते हैं। ये भी पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसको क्रिएट किया गया है। एक्चुअली ये हमारे चारों ओर मौजूद नहीं है। यानी कि ये अगर ढूंढेंगे कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहीं मिल जाए, जंगल में मिल जाए, पहाड़ पर मिल जाए, नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे। आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे तैयार करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले ये जो एक क्लासरूम जो आप देख रहे हैं, इस क्लासरूम इसको हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्लासरूम है। अब इस रूम में मान लेते हैं सपोज कि इसमें 80 लाख करोड़ या 80 लाख वायु के कण। हमने क्या माना है? इस रूम में वायु के 80 लाख कण मौजूद हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा होंगे, करोड़ों अरबों में होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन हम एक सिंपल सा एग्जांपल मान लेते हैं आपको समझाने के हिसाब से कि इस रूम में अभी प्रेजेंट में हवा के केवल 80 लाख कण मौजूद है। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा प्रेशर लगाएंगे इस रूम में, एयर प्रेशर, कि यहां से हवा को निकाल दे इस रूम से, ठीक है ना। और कितना निकाल दे? 1/1,00,000। कितना हवा निकाले इसमें से? 1/1,00,000, यानी कि 80 लाख में अगर 1,00,000 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? प्राप्त होगा 80। कितना प्राप्त होगा? 80। यानी कि इस रूम में 80 लाख हवा के कण थे, लेकिन एक मशीन का इस्तेमाल किए, एक पंप का इस्तेमाल किए, जिस पंप से यहाँ से एयर को निकाला गया। अब केवल इस रूम में बचे हैं कितना? 80 कण। अब हम क्या करेंगे, यहाँ के टेम्परेचर को एकदम कम कर देंगे, इस रूम के तापमान को एकदम कम कर देंगे, घटा देंगे, तो उससे एक नया पदार्थ क्रिएट होगा, एक नई पदार्थ की अवस्था बनेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि सामान्य वायु घनत्व के जब 1,00,000 में भाग से जो पदार्थ की अवस्था बनती है, उसी को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, इस रूम में 80 लाख हवा के कण हैं। आप यहाँ पर कोई मशीन से इसका 1,00,000वां भाग उड़ा दीजिए, यानी कि केवल बचे 80। केवल 80 कण से जो पदार्थ की अवस्था ठंडा करके बनेगी, वही आपको पांचवी अवस्था प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमने जाना ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों के गुणों के बारे में। तो इन तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक हमने पहले ही गुण कर लिया है कि दो, इस ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव के आकार अनिश्चित होते हैं, जबकि आयतन निश्चित होते हैं, और गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। पहला। दूसरा हम बात करेंगे ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, रिक्त स्थान नहीं होता, होता है रिक्त, द्रव में होता है, गैस में भी होता है। तीसरा अगर बात कर लेते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते ठोस को, द्रव को संपीड़ित कुछ हद तक कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। और तो ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, द्रव को कुछ हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, और गैस को अत्यधिक संपीड़ित कर सकते हैं। अब जरा समझिए, अब जैसे कि ये ठोस है, ये ठोस क्या कर देंगे, इसमें आपको कण दिख रहे होंगे सटे सटे, वाकई में होता भी, ठोस जो पदार्थ होते हैं उसमें कण क्या होते हैं? सटे सटे होते हैं। यानी कि एक और आपको आ जाता है, कण सटे सटे होते हैं। द्रव का अगर हम बात करें तो इसका स्थिति कण हटे हटे होते हैं, कण हटे हटे होते हैं। तो आप देखिए ठोस में कण क्या है? सटे सटे हैं,
द्रव में कण क्या है, हटे हटे हैं, गैस में कण क्या, अत्यधिक हटे हटे। ये 3 बातों को हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें रिक्त स्थान है, 2 कणों को लिखने का दम नहीं है, क्योंकि जैसे ही सटा सटा होगा तो रिक्त स्थान तो होगा ही नहीं, तो ठोस में रिक्त स्थान नहीं होते। और जब रिक्त स्थान नहीं होते, क्या आप इसको दबा सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो आप कण दिख रहे हैं ये परमाणु है, परमाणु को ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। ये तो डाल्टन जी ने कहा था कि परमाणु को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो क्या आप इसको दबाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन टूटेगा तो तोड़ना तो संभव है नहीं। तो ठोस जो होते हैं उसको संपीड़ित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके कण सटे सटे होते हैं। अब उसको और आगे दबाना संभव नहीं होता। तो 3 अंतर यहाँ पर निकल करके आए, कण सटे सटे होते हैं, सटे सटे होने की वजह से ये रिक्त स्थान नहीं है, और रिक्त स्थान जब नहीं है तो उसको दबा भी हम नहीं सकते, संप्रेरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं द्रव को लेकर के। द्रव का स्ट्रक्चर आप इस तरह से आप देख सकते हैं। द्रव में जो कण है वो कुछ हटे हटे हुए हैं, बहुत हटे हटे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डिस्टेंस है। जैसे कुछ अगर डिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि इसको हम कुछ हद तक दबा सकते हैं, क्योंकि इतना गैप है, इतना तो दब ही सकता है नहीं। 2 कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, जब थोड़ा गैप है तो थोड़ा हम उसको दबा सकते हैं। तो कुछ हद तक गैस द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है, और अगर थोड़ा संपीड़ित अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि रिक्त स्थान भी थोड़ा बहुत इसमें होता है। तो तीनों चीज इसमें क्लियर हो गई। कण गैस में हटे हटे होते हैं, क्या कण हटे हटे होंगे तो इसमें रिक्त स्थान भी होगा, और जब रिक्त स्थान होगा तो उसको कुछ हद तक संपीड़ित भी हम कर सकते हैं। ये आपके हो गए द्रव के कॉन्सेप्ट है। अब हम गैस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कण क्या है, बिल्कुल हटे हटे होते हैं। तो हमने लिखा गैस कण अत्यधिक हटे होते हैं। जब गैस के बीच जब गैस कण अत्यधिक हटे होंगे तो हम ये बोलेंगे कि गैस कणों में रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है। तो ये भी आपके होंगे। और जब कण जब हटे हटे होंगे तब उसको दबाना क्या है, आसान है, तो उसको आसानी से दबाया जा सकता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि गैस के कणों को अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ये आपके 3 डिफरेंस हो गए। एक डिफरेंस की चर्चा हमने पहले कर चुकी है, और 2 डिफरेंस की चर्चा हमने यहाँ की है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। अब देखते हैं, तो इसी में एक और हम चर्चा कर लेते हैं कि किसको तोड़ना आसान है, किसको तोड़ना आसान है। ठोस को तोड़ना आसान है, द्रव को तोड़ना आसान है, या फिर गैस को तोड़ना आसान है। तो यहाँ पर जो सबसे मूल बात है वो ये है कि जितने भी कण हैं, जो भी हैं सटे सटे हैं, उनके बीच जो मतलब एक तरह से आकर्षण बल बहुत मजबूत लग रहा है। ये एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, सटे हैं, इसका मतलब बहुत मजबूती से पकड़े हुए। यहाँ पर कण थोड़ा थोड़ा हटे, इसका मतलब है कि पकड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बॉन्ड है एक दूसरे के बीच, जो इसको एक मतलब पोजीशन में ला रहा है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन उतना मजबूत नहीं लग रहा है। यहाँ पर कण बहुत हटे हटे, जब बहुत कण हटे हटे होंगे तो आकर्षण बल ऑटोमेटिक बहुत कमजोर होगा। तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठोस को तोड़ना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके अंतरांगिक आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं। कण सटे सटे हैं तो ऑटोमेटिक है, जो बल हो वो ज्यादा मजबूत होगा। यहाँ पर कण थोड़े थोड़े हटे, यानी अंतरांगिक आकर्षण बल यहाँ कमजोर होते हैं, बिल्कुल कमजोर होते हैं, और यहाँ से इसको तोड़ा जा सकता है। आप नदी में आप चल कर देखिए, पानी में आप चल सकते हैं, पानी तो द्रव है, तो पानी में आप चल सकते हैं, तभी ना जब उसके कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होगा तब ना आप उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो द्रव में आकर्षण बल कमजोर होता है, उसको तोड़ना आसान है। और जब गैस के कण अत्यधिक हटे होंगे, इसका मतलब लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल, वो बहुत कमजोर होगा। जैसे कि देखिए हवा में हाथ चलाते हैं तो यहाँ पर हवा है, सभी एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, बल इतना कमजोर है कि हम तोड़ भी दे रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है। यही अगर हम पानी में हाथ चलाएंगे तो तोड़ तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ में एक ताकत का मतलब लगेगा कि कहीं ना कहीं हमको दम लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो आकर्षण बल महसूस होगा ये इसकी तुलना में ज्यादा होगा, और जब इसकी तुलना में ज्यादा होगा तो बल हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, अगर इसकी बात अगर हम करें तो इसको हो गया कि बिल्कुल दीवार में मार दीजिए।
अब यहाँ पर दीवार में हम मार रहे हैं, क्या ये टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। क्यों? तो ये ठोस है। तो यहाँ पर आकर्षण बल इतना ज़्यादा मजबूत है कि इसको अगर तोड़ने के लिए हमें कराटे में बहुत ज़्यादा निपुण होना पड़ेगा, बाकी ऐसे आप तोड़ना चाहेंगे तो टूट नहीं सकता है। तो ये आपके हो गए नंबर 5 डिफरेंस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 6 की, यानी कि अगला। तो ये ठोस जो है वो बहता हुआ आपने कभी नहीं देखा होगा, यानी मार्कर ऐसे हमने रख दिया कहीं पर तो वो वहीं पर रखा हुआ रहेगा, ये बह करके सड़क पे चला जाएगा? नहीं जा सकता। पैसा हम जो है अलमारी में रखेंगे अगर, तो अगले दिन वो हमारे अलमारी से बहता हुआ किसी दूसरे का अलमारी में चला जाएगा? नहीं, संभव नहीं। तो जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसको हम जहाँ रख देंगे वहीं वो रहेगा, जब तक कोई उस पर बाह्य बल हम ना लगा दें। तो बाह्य बल लगाएंगे तब तो वो फिर जाएगा, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिक जितने भी ठोस जहाँ पर रखे हुए हैं वो वहीं पर रहेंगे, क्योंकि उनमें बहाव नहीं होता है। अगर उनमें अगर बहाव हो जाए तो फिर भारी समस्या हो जाएगी। हमारे घर के सामान बहकर किसी और के घर में चल जाएंगे, नहीं ना? तो किसी और घर में चले जाएंगे, फिर वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तब तो हम लोग बिल्कुल यही बैंक के किसी अगर ऐसा अगर होता तो हम किसी बैंक के नीचे जाकर बैठ जाते कि पैसा बह करके हमारे हाथ में आ जाए और उठाएं और वहाँ से चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, द्रव के बारे में अगर बात करें, द्रव में बहाव होता है, बिल्कुल बहाव होता है। आप एक डब्बा लीजिए और डब्बे में अगर आप पानी भर के दीजिए और यहाँ एक छेद कर दीजिए, जैसे छोटा सा छेद करेंगे यहाँ से पानी क्या हो जाएगा? निकलना शुरू हो जाएगा। तो पानी यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब इसमें बहाव है। गैस में बहाव अत्यधिक ज़्यादा होती है, द्रव की तुलना में भी गैस में बहाव ज़्यादा होती है। क्यों? तो जैसे आप सिलेंडर है और इसमें पूरा गैस भरा हुआ, आपने यहाँ पर छेद किया ऊपर से निकल जाएगा, यहाँ पर छेद किया यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ छेद किया यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर गैस अगर भरा हुआ है तो आप किधर भी छेद करिए वहाँ से गैस बाहर आ जाएगा। द्रव में क्या होता है कि आप ऊपर करेंगे तो यहाँ से पानी बाहर नहीं जाएगा, अपने आप यहाँ से पानी बाहर नहीं जा सकती, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से पानी जा सकती, पर ऊपर से पानी नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें बहाव गैस की तुलना में कम होता है। लेकिन गैस में आप कहीं भी कर दीजिए, जहाँ भी करेंगे तो यहाँ से लीक कर जाएगा, यहाँ से करिए यहाँ से लीक कर जाएगा। तो गैस में बहाव ठोस की तुलना में भी और द्रव की तुलना में भी ज़्यादा होती है, ठोस में तो बहाव होता ही नहीं है। तो ये रहे आपके ठोस द्रव गैस में अंतर। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में आपको ठोस में आ जाएंगे बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, सब इस तरह का सभी चीज़ें आ जाएगा। द्रव में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको दूध, तेल, पानी और मूंग, पेट्रोल, डीजल, ये सभी आपके द्रव के अंतर्गत आ जाएंगे। और गैस की अगर हम बात कर लें तो गैस में आ जाएंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, धुआं, ये सभी आपके गैस में आ जाएंगे। तो ये रहे आपके ठोस द्रव गैस में अंतर। अगर आपको दोबारा अगर कहीं समझना हो चीज़ को तो वीडियो को बैक में जाकर के दोबारा देख सकते हैं, और बाकी हम लोग डिस्कशन अगले सेशन में करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।